देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का टाइम जुलाई में पूरा हो रहा है। वो उनका जो कार्यकाल था जुलाई 2022 में पूरा हो जाएगा और इसके पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर लेकिन ममता बनर्जी का एक बयान आया और ममता बनर्जी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उसने कहा कि अभी जो चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के उसमें बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। उन्होंने बयान दिया कि 4 राज्य के चुनाव जीतने के बावजूद भगवा पार्टी के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। उनके पास विधायकों की संख्या आधे से भी कम है, उन्हें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अब ये ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बयान दिया है, अगर आप इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो ये अहंकार भरी भाषा है कि वो ये कहे कि आपके पास विधायकों की संख्या नहीं है और आप बड़ी बात ना करें। उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि यूं तो राष्ट्रपति चुनाव में आम तौर पर आम सहमति बनाई जाती है और ये कोशिश की जाती है कि चुनाव का मौका ही ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत ना भी सही लेकिन बहुमत से मात्र 1.2% दूर है। चुनाव के पहले ये 0.5% था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो यूपी में लगभग 57 सीटें कम हुई और उत्तराखंड में 9 सीटें कम हुई। इससे आपको बता दूं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत चाहिए उसका 0.5 से बढ़कर 1.2 ये फासला बढ़ गया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उसमें आपको बता दूं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के नवीन पटनायक ये पहले भी सपोर्ट में रहे हैं। और देश का हित हो या राष्ट्रपति चुनाव हो या इस तरह के कोई मुद्दे हो जिसमें ज्यादातर कोई विवाद पैदा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोगों को एक सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन ममता बनर्जी है कि वो तो लीक से हटकर बात करेगी, कभी कहेगी कि खेला होवे, कभी उनके साथी बोलेंगे खदेड़ा हुए, और अब राष्ट्रपति चुनाव को भी वो विवाद का मुद्दा बनाना चाहती है, जो एक गलत परंपरा को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि असली मुद्दा यह है कि ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो खुद को एक बड़ा नेता प्रस्तुत करने की फिराक में है। वो बार बार इस तरह के बयानबाजी करती हैं कि यूपीए तो अब खत्म हो गया, अब तो जो है जी कोई विपक्ष का बड़ा लीडर नहीं है, और टीएमसी वो है जिसने बीजेपी को रोका पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी भूल जाती हैं कि टीएमसी केवल पश्चिम बंगाल में है, उसके अलावा कहां कहां है। अभी कुछ सीटों पर खड़ा करना शुरू किया उन्होंने, त्रिपुरा में, फिर कहीं असम में, अभी गोवा भी पहुंचे हैं। तो ये केवल कवायद है अपने को नेशनल लीडर घोषित करने की। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की गई, बाद में विड्रॉल कर लिया कि भाई चुनाव पे पहले खड़ा होना था। उनको लग रहा था कि अपने को राष्ट्रीय नेता बनाना है तो पूरे देश में जाना है। भतीजे को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी। ये बात अलग है कि भतीजा कहीं भी 5 राज्यों के चुनाव में दिखाई नहीं दिया। अब ये जो चीजें हैं ये विवाद पैदा करने के लिए है। हालांकि आपको बता दें जो इस तरह का जो चुनाव होता है उसमें विधानसभा के 4120 सदस्य जो है वो वोट करते हैं, प्लस संसदीय सदस्य वोट करते हैं। और उसमें आपको बताएं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं नामित, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला तय किया जाता है और उस फॉर्मूले में वैल्यू निकाली जाती है। और वो वैल्यू कैसे निकलती है, तो कुल जनसंख्या किसी राज्य की कितनी है उसको 1000 से भाग दिया जाता है, प्लस जो विधायक हैं उनको फिर उनसे गुणा की जाती है कुल विधायकों की, और उससे वो वैल्यू निकल करके आती है। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं बताऊं, कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की गुणा 1000 भाग जितने एमएलए है 403 एमएलए, उससे अगर भाग देते हैं तो यूपी की वैल्यू आती है 58। इसी तरह राज्यवार वैल्यू निकाली जाती है। और सांसदों की जो वैल्यू है वो विधायकों की वैल्यू से प्लस जो एमपी हैं सांसद हैं उनकी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, ये सांसदों की वैल्यू आती है। और इसी तरह एक सांसद की जो वैल्यू है वो यहां पर इस तरह से निकालने के बाद सांसद और विधायकों की वैल्यू जो हमारे भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तेमाल होती है वो है 10,98,903 ये है। और इस वैल्यू का जिस भी दल में 50% उसको मिलेगा सपोर्ट,
उसका ही दल का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इस तरह की नौबत अभी तक तो नहीं आती है, लेकिन कभी आती है तो उसमें इस फॉर्मूले के तहत चुनाव होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य है, वहां विधायक भी ज्यादा आते हैं और वहां पर आपको बता दूं सांसद भी ज्यादा चुनकर आते हैं। अब जिस तरह का उत्तर प्रदेश में रहा है, हालांकि आपको बता दूं अभी उत्तर प्रदेश की पूरी पिक्चर साफ होना बाकी है। जिस तरह की चीजें अभी सामने आई हैं, अभी मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है, होली बीच में थी और बीजेपी का जो हाईकमान है उन्होंने तय किया कि होली बीतने के बाद राज्य ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें अभी बता दूं अभी तो शपथ ग्रहण की तिथि तय नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, जो समाजवादी के गठबंधन के लोग हैं, वो अभी टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी रात्रि भोज का आयोजन किया था और उस रात्रि भोज में हमने किस तरह से देखा कि आरएलडी के जो 8 विधायक जीते हैं उसमें से 6 योगी जी के भोज में शामिल थे। इसी तरह बसपा के, कांग्रेस के, निर्दलीय, और खबर यह भी है कि समाजवादी का भी एक बड़ा धड़ा वो टूटकर बीजेपी के साथ जाने वाला है। तो ममता बनर्जी जी, आपके लिए बड़ा झटका होगा कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन जब आप देखेंगी, गठन के पहले ही आपको दिखाई देगा कि जिसकी सपोर्ट में आप खड़ी थी, जिसकी सपोर्ट में आप बनारस के अंदर भाषण दे रही थी, जिसकी सपोर्ट में आप योगी को गाली दे रही थी, वो पूरा का पूरा धड़ा अब कई टुकड़ों में बंटने वाला है। और इसलिए चुनाव की चिंता आप मत करो। राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये एक सम्मानित चुनाव है, सम्मानित पद के लिए है, और राष्ट्रपति किसी के भी दल का क्यों ना हो, वो न्यूट्रल होता है। हमने देखा कि मोदी जी जब पीएम बने थे तो प्रणब दा जो है वो राष्ट्रपति थे, उनका पूरा आदर होता था और उनका कोई भी एक फैसला, बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा कभी कि हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे ये कांग्रेस का है ये राष्ट्रपति, इस तरह की भाषा ना कोई करता है। राष्ट्रपति चुन गया, वो पूरे देश का होता है, हर दल का होता है। तो ये ओछी राजनीति मैं इसको कहूंगा कि राष्ट्रपति चुनाव में दल की बात करना और दल की बात करके डराना और यह साबित करना कि बीजेपी को टीएमसी की जरूरत पड़ेगी, आपकी दीदी जरूरत नहीं है। आप पश्चिम बंगाल की राजनीति करो, आप वहां जो है घुसपैठियों की राजनीति करो। राष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी, मोदी सरकार, मोदी जी अपने बल पर कर लेंगे। बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो किसी भी दल में क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्र की बात आती है तो वो राष्ट्र की बात में राष्ट्रभक्त पार्टी के साथ खड़े होते हैं, देशभक्तों के साथ खड़े होते हैं। और इसलिए जो इस समय मोदी सरकार काम कर रही है, उन्होंने कोई राष्ट्रपति जी का आज तक दुरुपयोग नहीं किया कि भाई वो हमारे दल का है या हमारी विचारधारा का है। तो अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी जी सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। अब आप बताइए, मोदी जी फुल मेजोरिटी में केंद्र में बैठे हैं, राष्ट्रपति जो बने हुए हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं कि वो किसी दल के नहीं होते, लेकिन विचारधारा तो उनकी आरएसएस वाली है, आरएसएस विचारधारा से हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। आप भी उनसे मिलने गई, उन्होंने आपकी बात सुनी, ये बात अलग है कि आप उल्टी सीधी शिकायत लेके गई तो वो कैसे क्या उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन हां, ऐसा मोदी शासन में तो कम से कम अभी तक नहीं हुआ 2014 से अब तक कि किसी भी राज्य की सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो। यह बात अलग है कि बहुत पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत पूरे देश की आवाज थी कि तत्काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां मिलिट्री लगाई जाए, वरना वहां कोई भी एक ऐसा हिंदू बचेगा नहीं जो देशभक्त विचारधारा का हो, संघ की विचारधारा का हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो। लेकिन उसके बावजूद अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी। क्यों? मोदी जी का मानना है कि चुनी हुई सरकार को गिराना असंवैधानिक है जब तक कि कोई राष्ट्र के विरुद्ध कोई बड़ा षड्यंत्र वो सरकार ना कर रही हो, और इसलिए सरकार नहीं गिराई गई। तो राष्ट्रपति किसी का भी हो, ममता बनर्जी जी आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर रामनाथ कोविंद जी हैं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा तो वो कोई मोदी जी का राष्ट्रपति नहीं होगा, बीजेपी का नहीं होगा, वो आरएसएस का नहीं होगा। जब तक वो राष्ट्रपति पद पर नहीं आसीन होते हैं
तब तक वो किसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से न्याय प्रणाली में एक जज होता है, आपने जजों पे आरोप लगा दिए कि ये तो जो है आरएसएस विचारधारा का जज है, फला की कोर्ट में ये केस नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करो, इसको ये करो। हालांकि जुडिशरी में भी ठीक ऐसे ही है कि कोई पढ़ाई के टाइम किस विचारधारा में है, किस परिवार में पला बड़ा है, लेकिन जब वो जज की कुर्सी पर बैठता है, वो न्यायाधीश बनकर जब बैठता है, तो वो न्याय करता है तथ्यों पर, सबूत पर, गवाहों की जिरह पर, उसके आधार पर चयन करता है, ना कि वो ये देखता है कि मैं किस विचारधारा का हूं, उस विचारधारा से कोई अपने जजमेंट दे। लेकिन आप हर मुद्दे पर विवाद पैदा करती हो, ये आपकी हैबिट बन गई है। आपने न्याय प्रणाली को नहीं छोड़ा, आपने चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, उस पर सवाल उठाए, आपने केंद्रीय सुरक्षा बलों को नहीं छोड़ा, उन पर सवाल उठाए, और तो और आपने सेना पर सवाल उठाए, सेना को नहीं छोड़ा। सेना मूव कर रही है, रूटीन मूवमेंट था उनका, आपने आरोप लगा दिया मेरी सरकार गिराने आ रहे हैं, जबरदस्ती सेना लगाई जा रही है, मैं नहीं घुसने दूंगी। अरे भाई, आप जनता की सेवक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, ना कि कोई राजसी शासन चल रहा है कि आप राजा हैं, बाकी सब प्रजा हैं, बाकी सब नौकर हैं। तो ममता बनर्जी जी का ये जो डर है, या यूं कहूं जो शंका है, या यूं कहूं जो चिंता है, दीदी चिंता ना करिए, राष्ट्रपति वही चुना जाएगा जो भाजपा चाहेगी, क्योंकि भाजपा के पास ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, भले ही वो बीजेपी में ना हो, देश के हित में सोचते हैं, और ऐसे लोग बीजेपी के कैंडिडेट को जरूर सपोर्ट करेंगे। आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वंदे मातरम।